हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है इम्प्लांटेशन एंड डिवीज़न ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। इम्प्लांटेशन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे ये प्रोसेस अकर होती है, एंड ब्लास्टोसिस्ट का डिवीज़न। ब्लास्टोसिस्ट जो मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, उसी का डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन की प्रोसेस से। इम्प्लांटेशन होता क्या है? इम्प्लांटेशन अकर इन द एंडोमेट्रियम of anterior and posterior wall of uterine cavity on 6th day of fertilization। मतलब फर्टिलाइजेशन के 6th डे पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी कहाँ पे? एंडोमेट्रियम की लेयर पे। यानी कि एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है, जहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस अकर होगी। ठीक है। इम्प्लांटेशन की अगर साइट के बारे में बात करें तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांटेशन होता है। मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो वो पोस्टीरियर वॉल है। ठीक है, इम्प्लांटेशन की साइट। तो अभी तक हमने क्या बोला कि इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 6th डे से ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। कहाँ पे होगी? एंडोमेट्रियम की लेयर में होगी। और कौन सी जो साइट है, कहाँ कौन कौन सी साइट पे होगी? एंटीरियर यूट्राइन, जो यूट्राइन कैविटी की वॉल है उसकी या तो एंटीरियर साइड पे होगी या पोस्टीरियर साइड पे होगी, या तो आगे या फिर पीछे। ठीक है। अगर हम मोस्ट कॉमन साइड की बात करें तो वो पोस्टीरियर वॉल है। ओके। तो इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी? अपोजिशन, पेनिट्रेशन, अधेशन एंड इन्वेजन। अपोजिशन में क्या होता है? इसमें पिनॉप्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये पिनॉप्स क्या होते हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये इस तरीके से होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं एंडोमेट्रियम की लेयर में। इनका क्या काम होता है? जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड सेल हैं वो एंडोमेट्रियम फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं, जिनमें क्या होती है? ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इन फिनॉप्स का क्या काम है? जो ये फ्लूइड है उसको सारा का सारा, जो भी जितना भी फ्लूइड सिक्रीट हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर ले ताकि जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब ब्लास्टोसिस्ट वहीं पे इम्प्लांट होगा जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर पिनॉप्स क्या करेंगी, उन फ्लूइड का जो फ्लूइड सिक्रीट हुई हैं अगर वो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी तो जो इम्प्लांटेशन हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट का वो यूट्राइन कैविटी में कहीं और ना होकर के कहाँ पे होगा? यहाँ पे उन पिनॉप्स का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे। इतनी चीज़ क्लियर है? देन क्या होगा? पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेशन कैसे होगा? ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट में भी 2 लेयर होती हैं, अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अभी बस अभी इतना समझ लो कि ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, 2 लेयर होती हैं। ये क्या करती हैं? पेनिट्रेट करती हैं। जब ये पेनिट्रेट करती हैं तो ये 3 बैरियर को क्रॉस करती हैं। कौन कौन सी? विलाई सिस्टम को, एंडोमेट्रियम को और मैटरनल आर्टरीज को। ओके। देन क्या होगा? अधेशन होगा। अधेशन मतलब ये जो विलाइज हैं उनके साथ ये अटैच हो जाएंगी। विलाई के साथ अटैच होने के बाद क्या होगा? इन्वेजन की प्रोसेस होगी। इन्वेजन में क्या होगी? जो ये विलाई थी, मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर थी, वो क्या करेगी? एंडोमेट्रियम की लेयर को और मैटरनल आर्टरीज को इन्वेट करेंगी। ठीक है। और कन्वर्ट हो जाएंगी डेसिडुआ में। इन्वेट का मतलब ये नहीं है कि वो मैटरनल आर्टरीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी। इन्वेट मीन्स कि वो वहाँ क्रॉस करते हुए मैटरनल आर्टरीज तक पहुँचेंगी। ठीक है। अब मैटरनल आर्टरीज तक पहुँच जाएंगी तो अब जो इम्प्लांटेशन है वो प्रोसेस एंड हो चुकी है। अब जो एंडोमेट्रियम, जिसको हम बोल रहे थे अभी तक कि एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है, इम्प्लांटेशन होने के बाद वो एंडोमेट्रियम की लेयर नहीं होगी, अब वो डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम उसको डेसिडुआ बोलेंगे। डेसिडुआ का मीन्स ये होता है कि कुछ टाइम बाद जो वो डेसिडुआ है वो सेड ऑफ हो जाएगा ब्लड के फॉर्म में। ठीक है, उसे हम डेसिडुआ बोलते हैं। अब जो वो एंडोमेट्रियम की लेयर नहीं है, अब वो डेसिडुआ है आफ्टर इम्प्लांटेशन। ओके। ये होती कैसे कैसे है, मैं एक बार इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। मैंने आपको बोला था कि जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कब हुई थी? 6th डे पे स्टार्ट होती है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। और कंप्लीट कब होती है? ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कंप्लीट होती है 10th to 11th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। हमने क्या बोला कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ पे होती है? एंडोमेट्रियम की लेयर में होती है। और जो मोस्ट कॉमन साइट की बात करी थी हमने वो पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल की बात करी थी। ओके। हमने बोला था कि जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट बोला था क्या? अपोजिशन। अपोजिशन में क्या होता है? ये है हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर। ठीक है, ये वाली। एंड जो ये आपको दिख रही है ना, ये इसमें स्मॉल स्मॉल सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड सेल्स। ये क्या करती हैं? यही जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड सेल्स हैं यही एंडोमेट्रियल फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं।
ओके, तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर थी। इसमें क्या होती हैं, पिनॉप्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना, स्मॉल स्मॉल फिलाइज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हम पिनॉप्स बोलती हैं। ये पिनॉप्स क्या करती हैं, एंडोमेट्रियल फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इनकी ओर इम्प्लांट हो जाए, ठीक है, इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। अब क्या होगा, सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस या पोजीशन वो कंप्लीट हो गई है जिसमें पिनॉप्स का फॉर्मेशन हुआ। पिनॉप्स ने क्या करा, एंडोमेट्रियल फ्लूइड को जो भी सिक्रीट हुआ था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है पेनिट्रेशन की। पेनिट्रेशन में क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट है। मैंने आपको बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट की सबसे जो इनर लेयर होती है, सॉरी, जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं। ओके, ट्रोफोब्लास्ट की भी 2 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये जो आपको दिख रही है ना, ये सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये जो विलाइज हैं, इन्हीं के अंदर क्या होती है, ये जो इसको कवर कर रही है अंदर से, वो होती हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, यही क्या करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी। किस किस को पेनिट्रेट करती हैं, विलाई सिस्टम को पेनिट्रेट करेंगी, देन एंडोमेट्रियम लेयर को पेनिट्रेट करेंगी, और उसके बाद मैटरनल आर्टरीज तक ये पहुंचेंगी, उन्हें इन्वेट करेंगी। ओके, तो अब उसके बाद क्या होगा, अधेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब क्या होंगी, जो ये विलाई होंगी, सबसे पहले क्या करेंगी, विलाई, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है या फिर जो सेन साइटोट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये पिनॉप्स के साथ, यानी कि जो विलाई हैं उनके साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है, जब ये अटैच होंगी तो ये इसको क्रॉस करके एंडोमेट्रियम जो लेयर है, ठीक है, वहाँ तक पहुँच जाएंगी। अब क्या करेंगी, ये एंडोमेट्रियम की लेयर को क्रॉस करके वे कहाँ पे पहुँचेंगी, मैटरनल आर्टरीज तक पहुँचेंगी। जैसे एग्जांपल मान लो, सॉरी, ये था डेसिडुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डेसिडुआ है। ये हमने क्या बोला था, ये है सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, एंड जो इसके अंदर थी वो हमने बोली थी साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो इसने पहले क्या किया, विलाई से अटैच हुई, एंडोमेट्रियम की लेयर को क्रॉस किया, अब ये पहुंच गई हैं मैटरनल आर्टरीज तक। अब मैटरनल आर्टरीज कहाँ पे होंगी, मैं आपको बताती हूँ। जो डेसिडुआ है ना, यहीं से क्या होता है, स्पाइरल आर्टरीज का ओरिजिनेशन होता है। स्पाइरल जो आर्टरीज होती हैं वो किसकी ब्रांच हैं, यूट्राइन आर्टरीज की ब्रांच हैं। ठीक है, तो ये जो स्पाइरल आर्टरीज हैं, ये यहीं पे, ये जो यहाँ पे ये खुल रही है ना, ओपन हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर विलस स्पेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर विलस स्पेस बोलते हैं। तो ये स्पाइरल आर्टरीज क्या होंगी, आ करके इसी इंटर विलस स्पेस पे ओपन होंगी। ठीक है, यहीं से क्या होगा, इसी इंटर विलस स्पेस से क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा थ्रू डिफ्यूज़न से, सिंपल डिफ्यूज़न से, एंड न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होगा थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होगा। इतनी चीज़ क्लियर है। तो मैंने जो मैं आपको बताया था ना कि मैटरनल आर्टरीज को इन्वेट करता है, इन्वेट करने का मतलब ये नहीं कि वो उन आर्टरीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। इन्वेट मीन्स कि वो क्या करेगा, मैटरनल आर्टरीज तक पहुँचेगा, कहने का मतलब ये था। अभी मैटरनल आर्टरीज तक पहुँच गया है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब हमने बोला था कि जो ये लेयर जिसको हम अभी तक एंडोमेट्रियम बोल रहे थे, अब ये एंडोमेट्रियम ना हो करके डेसिडुआ बन गया है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे डेसिडुआ के बारे में कि डेसिडुआ क्या होता है, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, और वो लेयर्स का काम क्या होता है। एक चीज़ और इसमें कि जब हम इम्प्लांटेशन पढ़ते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में कैसा इम्प्लांटेशन होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। कौन सा, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। इंटरस्टिशियल का मतलब ये है कि जो इम्प्लांटेशन है वो एंडोमेट्रियम में सुपरफिशियली इम्प्लांटेशन नहीं होगा, वो क्या होगा, डीपली इम्प्लांट होगा। जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो सुपरफिशियली इम्प्लांट नहीं होगा, वो एंडोमेट्रियम में डीपली इम्प्लांट होगा। अब अगर हम जब बात कर रहे हैं डीपली इम्प्लांट की, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके मायोमेट्रियम तक इम्प्लांट हो जाए, लेकिन ऐसा जनरली ऐसा नहीं होता है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारी कौन सी लेयर, मायोमेट्रियम की लेयर। ओके, ये है हमारी एंडोमेट्रियम लेयर। तो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नीटा बच लेयर। ये नीटा बच लेयर ही डिसाइड करती है कि जो इम्प्लांटेशन होना है वो कितना डीपली होना है। ठीक है, यही नीटा बच लेयर प्रोटेक्ट करती है उस इम्प्लांटेशन को मायोमेट्रियम तक पहुंचने में। इतनी चीज़ क्लियर है। ये था अभी तक जो मैंने आपको बताई, सारा कुछ मैंने आपको इम्प्लांटेशन के बारे में बताया था कि इम्प्लांटेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है, कितना उसको इम्प्लांट होना है, कितना वो डीपली इम्प्लांट होगा, उन सब चीज़ों के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी डेसिडुआ के बारे में और उसकी लेयर्स के बारे में। अब हमने डेसिडुआ बोला कि जब एंडोमेट्रियम लेयर में
जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है अगर वो इम्प्लांट हो गया तो अब वो एंडोमेट्रियम ना हो करके डेसिडुआ हो जाएगा। डेसिडुआ क्या होता है, डेसिडुआ की लेयर कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस जैसे नाम से ही पता है कि बेसिलिस मतलब बेस से प्रेजेंट होगी वो लेयर, ठीक है, उसे हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस, जो लेयर बेस से प्रेजेंट है, जिसको हम सीरोटिना भी बोलते हैं। ओके, दूसरी है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, यानी कि जो कैप्सूल्स का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम रिफ्लेक्सा भी बोलते हैं, एंड डेसिडुआ पेरिटेलिस, जिसको हम वेरा भी बोलते हैं। अब बेसिलिस यानी कि जो लेयर बेस से प्रेजेंट है, ये आपको विजुअलाइज हो रही है, ये वाली लेयर, ये डेसिडुआ बेसिलिस है, जो क्या होती है, बेस से प्रेजेंट होती है। ये फीटस को प्रोटेक्ट करती है कि वो मायोमेट्रियम तक ना जाए। ओके, देन हमने बोला कि डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये कैप्सूल का, इसे हम बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। ये क्या करेगी, ये प्रोटेक्ट करती है फीटस को, कि वो यूट्राइन कैविटी से प्रोटेक्ट करती है फीटस को। एंड डेसिडुआ पेरिटेलिस, जिसको हम वेरा भी बोलते हैं, ये जो रेस्ट वाली जो लेयर है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डेसिडुआ पेरिस्टाइलिस। ठीक, ये था डेसिडुआ की लेयर के बारे में कि डेसिडुआ की कौन कौन सी लेयर होती हैं। डेसिडुआ बेसिलिस जो बेस से प्रेजेंट होती है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो एक कैप्सूल्स का फॉर्मेशन करती है फीटस के ऊपर, एंड डेसिडुआ पेरिटेलिस के बारे में, जिसको हम वेरा भी बोलते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी डिवीज़न ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ब्लास्टोसिस्ट बना, उसका फिर मैंने आपको बताया था कि उसकी 2 लेयर होती है, कौन कौन सी, आउटर लेयर को हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला था, एंड इनर लेयर को हमने इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट बोला था। ठीक है, अब हम उसी डिवीज़न ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम डिवीज़न ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, 2 लेयर पढ़ेंगे, पहले तो ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास के बारे में। अभी हम ट्रोफोब्लास्ट की लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी भी 2 लेयर होती हैं, कौन कौन सी, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है ना, ये आउटर लेयर होती है, ओके, एंड जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये इनर होती है, इनर लेयर। ठीक, तो ये था। अब ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, इनका काम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है ये क्या करता है, ये प्लेसेंटा को फॉर्मेशन करता है और कोरियन का फॉर्मेशन करती है। ठीक, कैसे करेगी, कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होगा मैं आपको बताती हूँ। ये है, एक मिनट, हाँ, तो ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रही है ना, इनको हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोजम। ठीक है, ये है कोरियोनिक फ्रंडोजम। एंड जो इसका रेस्ट वाला पार्ट है, इसको हम, ये है कोरियोनिक लीवे। ओके, इसको हम बोलेंगे कोरियोनिक लीवे। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं क्लियरली कि जो ये अभी हमने बोला ना कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हमने क्या बोला, कोरियोनिक फ्रंडोजम बोला, ये प्लेसेंटा की फीटस के प्लेसेंटल साइट को बनाता है। मतलब अभी आपको चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी, जब हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे ना तो मैं आपको उसमें ये चीज़ अच्छे से बताऊंगी कि होता क्या है कि जो प्लेसेंटा होता है ना, उसकी 2 सरफेस होती हैं, मेटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। तो जो फीटल सरफेस होती है वो ये कोरियोनिक फ्रंडोजम बनाता है। ठीक है, और जो ये रेस्ट वाला पार्ट है, ये जिसको हमने क्या बोला, कोरियोनिक लीवे बोला, ये कोरियोन बनाता है। कोरियोन क्या होता है, ये फीटस की मेम्ब्रेन है, फीटल मेम्ब्रेन है, उसको हमने जिसे हम कोरियोन बोलते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या बोला कि कोरियोनिक फ्रंडोजम जो है वो फीटस की प्लेसेंटल साइट को बनाएगा। अब अगर फीटस की प्लेसेंटल साइट बनी है तो मदर की भी तो प्लेसेंटल साइट बनेगी ना। अब मदर की प्लेसेंटल साइट को कौन बनाता है, वो बनाती है डेसिडुआ बेसिलिस। ये जो लेयर है ना, जिसके बारे में पढ़ते हैं अभी तक, ये है डेसिडुआ बेसिलिस। ये क्या फॉर्म करेगी, ये मदर की साइड से मदर की साइड जो है वहाँ पे प्लेसेंटल साइट का फॉर्मेशन करेगी। और जब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिलती हैं तो ये बनाते हैं प्लेसेंटल साइट को। ठीक है, ये बनाते हैं पूरे प्लेसेंटा को। ओके, ये चीज़ क्लियर है। तो जब हम बोल रहे थे ना कि साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनता है, तो ये कोरियोनिक फ्रंडोजम और डेसिडुआ बेसिलिस मिल करके प्लेसेंटा बनाती है।
ये दोनों ही मिलकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, ठीक। और अगर हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम दो सरफेस के बारे में पढ़ते हैं कि मेटरनल सरफेस क्या होती है और फीटल सरफेस क्या होती है। तो जो मेटरनल सरफेस है वो डेसिडुआ बेसिलिस बनाता है और जो फीटल सरफेस है प्लेसेंटा की वो कोरियोनिक फ्रंटोजम बनाता है। इतनी चीज़ क्लियर है। उसके बाद थी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के बारे में। अब जो ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, ये क्या, इसका क्या काम है, ये सिक्रीशन ऑफ HCG यानी जो HCG हार्मोन है उसको सिक्रीट करती है। कब से सिक्रीट करती है, 8th वीक से इसका सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। ये मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में एक बैरियर का काम करता है, मतलब मदर के और बच्चे के ब्लड को मिक्स होने नहीं देता ये। इसके बारे जब हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे ना तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ओके, तो अभी तो समझ लो कि ये मदर के और फीटस के, बच्चे के, माँ के और बच्चे के ब्लड को मिक्स होने नहीं देता, उससे प्रिवेंट करता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ये था ट्रोफोब्लास्ट के बारे में। उसके बाद है एम्ब्रियोब्लास्ट के बारे में, ठीक है, जिसे हम इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। 8th डे पे बाइलैमिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। बाइलैमिनल लेयर मतलब कि बाई मतलब दो लेयर प्रेजेंट होंगी उसमें। कौन कौन सी, एक्टोडम और एंडोडम। तो 8th डे पे एक्टोडम और एंडोडम का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम कंबाइंड में बाइलैमिनल लेयर बोलते हैं। 12th डे में क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और 14th डे में क्या होगा, मेसोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा। मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ कि कैसे कैसे होगा। ये है ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, ओके। हमने क्या बोला कि 8th डे में क्या होगा, बाइलैमिनल लेयर का फॉर्मेशन होगा। ये कौन कौन सी, एक्टोडम और एंडोडम का। ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये, इसको हम बोलेंगे एक्टोडम। एंड जो आपको वाइट कलर की जो लेयर दिख रही है, इसे हम बोलते हैं एंडोडम, ठीक है। तो 8th डे पे इनका फॉर्मेशन होता है, किस किस का, एक्टोडम का और एंडोडम का। अब 12th डे में क्या होगा, 12th डे में एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होगा। जो एक्टोडम की इधर साइड वाली जो ये कैविटी है, इसको हम एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। और जो एंडोडम की इधर साइड वाली जो ये, इसको हम यॉर्क सैक बोलते हैं, ठीक। तो इनका फॉर्मेशन कब होता है, 12th डे में इनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ और, जैसे आपको अभी दिख रही है ना, यॉर्क सैक जो है वो साइज में बड़ा है एंड जो एमनियोटिक कैविटी है वो साइज में छोटी है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, अभी ऐसी हैं, बाद में भी ऐसी नहीं रहेंगी ये। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जो यॉर्क सैक है वो साइज में डिक्रीज होता चला जाता है एंड जो एमनियोटिक कैविटी है वो साइज में इंक्रीज होती चली जाती है। ओके, तो चीज़ क्लियर है। एंड यहाँ पे क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, कनेक्टिंग स्टॉक प्रेजेंट होती है। इसमें तो नहीं, आपको इसमें बहुत अच्छे से विजुअलाइज होगा। ये आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये कनेक्टिंग स्टॉक है, ठीक है। कनेक्टिंग स्टॉक से बाद में क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, ओके। एंड 14th डे में क्या होगा, मेसोडर्म जो लेयर है, ये जो आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो ये लेयर दिख रही है ना, ये वाली, इससे हम बोलते हैं मेसोडर्म लेयर, ठीक है। 14th डे में इसका फॉर्मेशन होगा। तो क्या क्या चीज़ थी, 8th डे में क्या था, 8th डे में एक्टोडम और एंडोडम का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हमने बाइलैमिनल लेयर बोला। 12th डे में क्या हुआ, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक का फॉर्मेशन हुआ, ओके। एंड देन 14th डे में क्या हुआ, मेसोडर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ। ये था एम्ब्रियोब्लास्ट के बारे में कि एम्ब्रियोब्लास्ट क्या है और उसकी कितनी लेयर है। अब जब ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म लेयर बन गई हैं, तो अब बनेगा एम्ब्रियो, यानी कि बच्चा बनेगा। बच्चा कैसे बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हेडिंग है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होगा, अब एक बच्चा कैसे बनेगा। तो जो हमने 3 लेयर पढ़ी ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन्हीं से ही पूरे बच्चे का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे कैसे, जो एक्टोडर्म लेयर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को बनाएगी, नेजल कैविटी की जो लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है, उसको बनाएगी, ठीक है। पैरानेजल साइनस को बनाएगी और रूफ ऑफ माउथ, जो माउथ की जो रूफ होती है उसको बनाएगी एक्टोडर्म की लेयर। उसके बाद मेसोडर्म की लेयर अब क्या क्या चीज़ें बनाएंगी, मेसोडर्म बच्चे की बोन्स को बनाएंगी, कार्टिलेज को बनाएगी, मसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, किडनी को, गोनैड्स, सुप्रारीनल, स्प्लीन, मोस्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, मेसोथीलियल लाइनिंग ऑफ पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल एंड प्लूरल कैविटी। इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन जो होगा वो मेसोडर्म लेयर से होगा,
ओके, अब एंडोडर्म लेयर क्या क्या चीज़ें बनाएंगी फीटस की, बच्चे की, ये लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, लीवर को बनाएगी, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा की मेम्ब्रेन को, बार्थोलिन ग्लैंड को और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउपर, जो मेल में होती है जिसे हम काउपर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करेगी। तो अभी आपको चीज़ समझ आई कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक बच्चा कैसे बना, जो लेयर्स थी उन्हीं उन्हीं ने क्या करे, बच्चे को पूरे पूरे बच्चे को बनाया। किसी ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाया, किसी ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाया, किसी ने बोन्स बनाए, किसी ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बनाया, ओके, किसी ने लीवर को, किसी ने गॉल ब्लैडर को बनाया। तो इस तरीके से ही पूरे बच्चे का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, पूरे बच्चे का डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली जो क्लास होगी या फिर अगली जो वीडियो होगी वो होगी प्लेसेंटा के ऊपर, कि प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे प्लेसेंटा बनता है, ठीक है, उसके ऊपर होगी। प्लेसेंटा के फंक्शन क्या होते हैं, उसकी एब्नॉर्मलिटीज़ क्या होती है, उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।